बच्चों अब बात कुछ मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस की। मेंस में 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, चलिए उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो 3 मार्कर में पूछा जा सकता है वो है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित है। तो बच्चों इसका जवाब होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा शिकायतों की सुनवाई मानव अधिकारों का उल्लंघन होने की तारीख से 1 वर्ष के अंदर अंदर की जानी चाहिए। आप जानते होंगे बच्चों 3 मार्कर क्वेश्चन जो होता है उनका जवाब 1 से 2 पंक्तियों में आपको देना, तो इसीलिए इसका जवाब केवल इतना कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई कितने समय में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई 1 वर्ष के भीतर की जानी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किन आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जवाब क्या हुआ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से साबित दुर्व्यवहार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब जरा यहां पर इस बात पर ध्यान दीजिए बच्चों, हमने 2 तरह के आधार पद से हटाने के लिए पढ़े थे। एक वे आधार जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद हटाएगा, और कुछ वे आधार जबकि बिना किसी इंक्वायरी के भी राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकेगा। चूंकि आपका क्वेश्चन 3 मार्कर में है तो आपको यहां पर केवल उन आधारों की चर्चा करनी है जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद हटाया जाए, क्योंकि यही आधार मेजर यानी महत्वपूर्ण आधार कहे जाए। हां, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 मार्कर में आया होता तो आपको वहां पर उन आधारों को भी लिखना है जिन आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा पद से विदाउट इंक्वायरी भी हटाया जा सकता था। अब बच्चों इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय किसके द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। जवाब होगा आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। हम जानते हैं बच्चों आयोग का महासचिव उसका एक अधिकारी है और इस अधिकारी का मुख्य कार्य ही है आयोग के आदेशों और निर्णयों को प्रमाणित करना। तो जवाब होगा आयोग के सभी आदेश और निश्चय महासचिव द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। तो इस तरह के जो 3 मार्कर क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आए बच्चों, तो उनमें आपको टू द पॉइंट बात करते हुए उस क्वेश्चन को शॉर्ट में लेकिन अच्छे तरीके से लिखना है। अब बच्चों कुछ 5 मार्कर क्वेश्चंस की, जैसे 5 मार्कर में सबसे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं बताइए। अध्यक्ष और सदस्यों की क्वालिफिकेशंस के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष की योग्यताओं की चर्चा करें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा ऐसा व्यक्ति जो भारत के सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। मैंने आपसे बताया था बच्चों 2019 के संशोधन के बाद यहां पर मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का यहां पर अध्यक्ष बन सकेगा। तो अध्यक्ष का क्वालिफिकेशन है वह रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज। अब बात सदस्यों की योग्यताओं की, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जो 2 न्यायिक सदस्य होंगे उनके लिए यहां पर आपको यह मेंशन करना है कि एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट का पदस्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो और एक न्यायिक सदस्य किसी राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या पदस्थ मुख्य न्यायाधीश हो। ये 2 होंगे न्यायिक सदस्य, और इसके अलावा 3 गैर न्यायिक सदस्य भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में होंगे जिनकी नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव हो। इतने पर आपको यहां पर अपने क्वेश्चन को खत्म करना है बच्चों, क्योंकि 5 मार्कर में इससे ज्यादा वर्ड लिमिट आपके पास नहीं होगी। इसी तरह के एक और क्वेश्चन को अगर आप 5 मार्कर में यहां देखें तो बात हो रही है पेरिस सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। हमने देखा था बच्चों मानव अधिकार क्या होते हैं और उसके बाद ये मानव अधिकार अस्तित्व में कैसे आए। तो इसके लिए हमने देखा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इस सार्वभौमिक घोषणा को ऐतिहासिक दस्तावेज माना गया और आगे चलकर 1991 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई जिसमें इन मानव अधिकारों के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया, और पेरिस की इस बैठक में जिन सिद्धांतों का निर्धारण किया गया उन्हें ही पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
तो बच्चों अगर आप आंसर पर ध्यान दें तो सबसे पहले हम यहां पर बता रहे हैं 10 दिसंबर 1948 को यूएन की महासभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई और उसके बाद 1991 में पेरिस में जो एक बैठक हुई संयुक्त राष्ट्र की जिसमें मानव अधिकारों के सिद्धांतों का निर्धारण किया, उन सिद्धांतों को पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से मानव अधिकार आयोगों की नींव पड़ी। आइए बच्चों एक और 5 मार्कर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा की उपयोगी से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित 2019 के प्रमुख संशोधनों को बताइए। ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ रहे थे तब मैंने आपसे बार बार यह चर्चा की थी कि 2019 के संशोधन क्या हैं। अब उन्हीं 2019 के प्रमुख संशोधनों को हमें केवल एक जगह पर मेंशन करना। तो यदि हम 2019 के संशोधनों की बात करें तो सबसे पहला और प्रमुख संशोधन है, अब अध्यक्ष के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी नियुक्त हो सकेगा। यह हमने चर्चा की थी कि पहले केवल मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त थे वही होता था अध्यक्ष, लेकिन 2019 के बाद अब अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का है वो भी हो सकेगा। अगले संशोधन की यदि हम बात करें तो वो है कार्यकाल से रिलेटेड। अब अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। पहले संशोधन के पूर्व क्या होता था बच्चों, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो तब तक होता था, लेकिन अब संशोधनों के बाद अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 3 वर्ष के लिए कर दिया और उम्र में वही 70 वर्ष की आयु रहने दी। अगली बात है महिला एक सदस्य के रूप में अवश्य नामांकित की जाए। मतलब जो गैर न्यायिक सदस्य होंगे वो 2 की जगह अब संशोधन के बाद 3 हो गए और उन 3 में से एक महिला सदस्य कंपलसरी। इसके अलावा एक चौथा संशोधन भी है बच्चों कि जितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिल्ली है उस दिल्ली के मानव अधिकार के जो मामले होंगे वे मामले राष्ट्रीय आयोग द्वारा सुने और निपटाए जाए। तो इस तरीके से 4 प्रमुख संशोधन। सबसे पहला संशोधन जो अध्यक्ष की बात करता है, दूसरा संशोधन जो कार्यकाल की बात करता है, तीसरा संशोधन महिला सदस्य का और चौथा संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मानव अधिकार संबंधित मामले। बच्चों अब चर्चा एक डिटेल क्वेश्चन की। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका को स्पष्ट करें, साथ ही चर्चा करें कि इसे टूथलेस टाइगर यानी बिना दांतों वाला बाघ क्यों कहा जाता है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मानव अधिकार वे हैं जो एक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। इनमें शामिल है स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा एवं रोजगार का अधिकार। इस प्रकार के कई अधिकार मानव अधिकारों में सम्मिलित किए जा सकते हैं। हालांकि भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में भी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों और नागरिकों दोनों को, और बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए। किंतु ध्यान दीजिएगा बच्चों, मूल अधिकार वे जो राष्ट्रीयता के आधार पर निर्धारित, जबकि मानव अधिकार वे हैं जो मानव के रूप में जन्म लेने के आधार पर प्राप्त होते। इसीलिए मानव अधिकारों का क्षेत्र मूल अधिकारों से अधिक व्यापक होता है और इन्हीं मानव अधिकारों पर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा एक सार्वभौमिक घोषणा की गई और इन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। आगे चलकर पेरिस में इन्हीं सिद्धांतों के लिए एक बैठक हुई जिसे पेरिस सिद्धांत कहा जाता है और उन पेरिस सिद्धांतों के आधारों पर ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार जैसे आयोगों की नींव निर्धारित हुई। बाद में 1993 में भारतीय संसद ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया और यह वह अधिनियम है जो राष्ट्र यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी मानव अधिकारों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान करता है। तो आइए बच्चों बात करते हैं उसी राष्ट्रीय मानव अधिकार की संरचना की। सबसे पहले यहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना को बताया जाएगा जिसमें आप उसके अध्यक्ष और सदस्यों का वर्णन करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते। अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश हो। 2019 का संशोधन। इसके अतिरिक्त 5 सदस्य होंगे जिनमें से 2 न्यायिक सदस्य होंगे और 3 गैर न्यायिक सदस्य। सब न्यायिक सदस्यों में सबसे पहला सदस्य वह होगा जो भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त या पदस्थ न्यायाधीश हो। इसके अलावा दूसरा न्यायिक सदस्य वह होगा जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या पदस्थ मुख्य न्यायाधीश हो। तो बात हुई बच्चों
सबसे पहला जो अध्यक्ष है वह भी एक न्यायिक अधिकारी है, परंतु वह सेवानिवृत्त है। इसके अलावा जो 2 न्यायिक सदस्य वे भी न्यायिक अधिकारी हैं, लेकिन या तो वे सेवानिवृत्त हो सकते हैं या वे सिटिंग अर्थात पदस्थ भी हो सकते हैं। अब बात करें गैर न्यायिक सदस्यों की, तो गैर न्यायिक सदस्य 3 होंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, और ये 3 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव हो। इनमें से एक सदस्य महिला ही होगी, यह बात भी यहां पर ध्यान देने योग्य है बच्चों। ये 2019 का संशोधन जिसमें सदस्यों के रूप में एक महिला सदस्य का होना कंपलसरी कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारी होगा जिसे महासचिव के नाम से भी जाना जाए। यदि हम बात करें इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की, तो इन अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए, किंतु ये अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किए जाए। एक ऐसी समिति जिस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और इसके अलावा उसमें केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष एवं विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति एवं विपक्ष का नेता, ऐसे सदस्य होंगे। इन सभी सदस्यों और प्रधानमंत्री से मिलकर बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। किंतु बच्चों, जिस अधिकारी यानी सीईओ महासचिव की हमने यहां बात की, उस महासचिव को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और यह महासचिव ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत सरकार के सचिव यानी सेक्रेटरी की रैंक का ऑफिसर। बात यदि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की जाए, तो 2019 के संशोधन के बाद अध्यक्ष और सदस्य दोनों 3 वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पूर्व हो तब तक अपना पद धारण करेंगे और पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। कहने का अर्थ यहां पर यह हुआ कि अगर 3 वर्ष उन्हें ऑफिस ज्वाइन किए हो चुके हैं, भले ही उनकी उम्र अभी 70 नहीं हुई, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा, या अभी उन्हें ज्वाइन किए 3 साल नहीं हुए किंतु उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई, तो उन्हें पद छोड़ना होगा। अर्थात दोनों में से जो भी पहले हो तब उन्हें पद से हटना हो। मान लीजिए कोई ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जिसका 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ और उसके आधार पर उसे पद मुक्त होना पड़ा, लेकिन अभी आयु उसकी 70 वर्ष नहीं हुई, तो वह एक बार फिर पुनः नियुक्त हो सकता है। हां, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य पुनः नियुक्त पुनः राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा और वही उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश फिर से आवश्यक होगी। अब ये अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा जो सौंपेंगे वे भी राष्ट्रपति को ही देंगे और यह इस्तीफा लिखित रूप में होना अनिवार्य। इसके अलावा इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है और राष्ट्रपति इन्हें पद से उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटा सकेगा। और जांच के बाद हटाने के लिए आधार क्या होंगे? वे आधार होंगे साबित कदाचार अर्थात दुर्व्यवहार और असमर्थता। यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या ऐसा कोई आधार साबित हो चुका हो या वे अपना काम करने में अब असमर्थ हो, तो उन्हें पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। आइए अब बात करते हैं मानव अधिकार आयोग की भूमिका के बारे में। तो मानव अधिकारों का आयोगों का गठन क्यों किया गया? क्या आवश्यकता थी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया? तो भूमिकाओं में सबसे पहली जो भूमिका है वो इसकी यह है कि इसके द्वारा मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच की जाती। मैंने आपसे बताया मानव अधिकार अर्थात वे जो एक मानव होने के नाते प्राप्त है, और यदि आपके इन अधिकारों को कोई छीनने का प्रयास करता है, आपके इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, चाहे ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए या किसी सरकारी संस्था द्वारा किया जाए, इन सभी दशाओं में आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत दाखिल कर सकते हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ऐसी शिकायतों को सुना जाएगा, उनमें जांच की जाएगी और आवश्यक उपचार प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह भी कार्य करते हैं कि वे किसी जेल, हॉस्टल, बच्चों की जेल, रिमांड होम, ऐसी संस्थाएं जहां पर मानवों को कैदियों के रूप में रखा जाता हो, उन संस्थाओं का दौरा करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और यह पता करने का प्रयास करते हैं कि वहां पर परिस्थितियां मानवता के अनुकूल है या नहीं।
ध्यान दीजिए बच्चों, यदि कोई कैदी जेल में बंद है तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उसके मानव अधिकार समाप्त हो। उसके मानव अधिकार उसके जिंदा रहने तक बने हुए, बल्कि कुछ दशाओं में मरने के बाद भी इस प्रकार के कुछ अधिकारों का अस्तित्व है। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई कैदी जेल में बंद है तो वहां पर उसके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य संबंधी क्या सुविधाएं हैं, इन सभी चीजों का निरीक्षण मानव अधिकार आयोगों द्वारा किया जाता है। और अगर इनमें कोई कमी पाई जाती है तो ऐसी दशा में वे कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे कि इन स्थितियों को सुधारा जा सके। आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी ओर से कुछ सिफारिशें भी यहां पर प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, एक फिल्म की चर्चा यहां पर आपसे करता हूं। एक फिल्म आई थी जो कि एक रियल बायोपिक थी, सरबजीत नाम की। सरबजीत फिल्म को अगर आपने देखा हो तो वहां पर जब एक प्रोटेस्ट हो रहा होता है सरबजीत को भारत वापस लाने का, उस समय एक लेडी आकर जो सरबजीत की सिस्टर का रोल प्ले कर रही थी, ऐश्वर्या राय, उनको एक फोन पर देती है कि यह मानव अधिकार आयोगों की तरफ से यह फोन है। ध्यान दीजिए, फिल्म में भी चर्चा की मानव अधिकार आयोग, और वो कोई इमेजिनरी नहीं था बच्चों, वो सच था। इसलिए कि मानव अधिकार आयोगों ने सरबजीत को पाकिस्तान से भारत लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने यह पता करने का प्रयास किया था कि किस तरह की अमानवीय परिस्थितियों से सरबजीत को पाकिस्तान की जेल में गुजरना पड़ा। यह एक अलग मुद्दा है कि सरबजीत भारत वापस जिंदा नहीं लौट सके, लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि क्या मानव अधिकार आयोगों ने इसका प्रयास किया? तो सरबजीत के किस्से से यह बात स्पष्ट होती है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा सरबजीत जैसे मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई, और अपनी इस भूमिका को अदा करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की जेल में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन का भी जिक्र किया। आगे यदि हम बच्चों इसकी भूमिका की बात करें तो अगली बात कही जा सकती है सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में ऐसे कई कानून हैं जो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करते हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि संविधान के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कई प्रावधान संविधान में किए गए। तो मानव अधिकार आयोग द्वारा इन उपायों की समय समय पर समीक्षा की जाती है। देखा जाता है कि देश काल और परिस्थितियों के परिवर्तित होने पर इनमें भी क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, और ऐसी परिस्थिति में इन कानूनों की समीक्षा करके आयोग यहां पर सिफारिश करते हैं कि इनमें समय अनुरूप परिवर्तन किया जाए, और उन सिफारिशों को केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ मानव अधिकार साक्षरता का प्रचार प्रसार भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किया जाता है। मानव अधिकार साक्षरता यानी हमें एक मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं, उन सभी अधिकारों पर लोगों के बीच में जागरूकता विकसित करना, उन सभी अधिकारों के संबंध में लोगों को ज्ञान प्रदान करना, यह भी मानव अधिकार आयोगों की भूमिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मानव अधिकार आयोग द्वारा ऐसी साक्षरता का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से, सेमिनार्स आयोजित करके, पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में लेख प्रकाशित करके, या जगह जगह पर जाकर इस तरह के कैंप्स लगाकर उसकी जानकारी प्रदान की जाती। साथ ही साथ टेलीविजन, रेडियो, ये भी माध्यम है जिन माध्यमों से इस तरह के अधिकारों के जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया जाता है। आप देखिए, कई बार आपको टीवी में ऐसा एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेंगे जहां आपसे बताया जाएगा कि मनरेगा के तहत आपको कितनी मजदूरी मिल सकती है। यह बताया जाएगा कि अगर आपके घर में टॉयलेट नहीं है तो वहां पर टॉयलेट बनाने के लिए सरकार आपको कितना पैसा देगी। यह बताया जाएगा कि अगर आपके पास अपना खुद का मकान नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके क्या अधिकार। इस तरह के कई अधिकार यहां पर कहे जा सकते हैं जो कि मानव अधिकार, और इन सभी अधिकारों के लिए, इन सभी अधिकारों के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बच्चों, सामान्यतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को टूथलेस टाइगर यानी बिना दांतों वाले बाघ की संज्ञा भी दी जाती है। टूथलेस टाइगर क्यों? यदि आपके सामने, भगवान न करे आप ऐसी स्थिति में पड़े, लेकिन यदि आपके सामने कोई शेर आ जाए, बाघ आ जाए, और उस बाघ के मुंह में दांत ही ना हो, तो क्या आप उससे डरेंगे? उस बाघ के अस्तित्व का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ऐसी स्थिति है हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की।
बेशक मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का निर्माण तो किया गया, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में इतनी कमियां हैं कि उसके कारण इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। या मैं यूं कहूं कि इसकी कार्यप्रणाली के दोषों के कारण इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कमियों की बात कही जाती है। तो आइए बात करते हैं क्या है इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कमियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहली कमी है मात्र सिफारिश का अधिकार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग केवल सिफारिशें मात्र करता है। हर मामले में जिस भी मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायत की इनके द्वारा जांच की गई, सुनवाई की गई, उन सभी में मानव अधिकार आयोग केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है। अब चाहे केंद्र सरकार उन सिफारिशों को माने या ना माने, ये केंद्र सरकार पर। हां, कुछ सिफारिशों को न मानने के कारण संसद में उस पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन किंतु फिर भी यहां पर उन सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती, और जिन सिफारिशों पर एक्शन लेने के लिए, उन्हें मानने के लिए सरकार बाध्य ना हो, उन सिफारिशों का क्या मतलब रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में मात्र सिफारिशें करना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक बड़ी कमी कही जा सकती है। दूसरी और बहुत बड़ी कमी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, जो कि है समय सीमा। मतलब मानव अधिकार का उल्लंघन होने के बाद आप एक निश्चित समय सीमा, जो कि इस अधिनियम में 1 वर्ष बताई गई है, यदि उस समय सीमा के अंदर मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायत दाखिल करेंगे तो ही आपके मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायत की सुनवाई की जाएगी। ये कौन सी बात है? कई बार कुछ मानव अधिकारों का उल्लंघन होने के बाद व्यक्ति अपने आप को संभाल ही नहीं पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया, किंतु उस व्यक्ति को उसका आभास बहुत बाद में हुआ, और ऐसी परिस्थिति में वो 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, और 1 वर्ष का समय यदि बीत गया तो उसके बाद आपके उस शिकायत पर कोई कार्रवाई आयोग द्वारा नहीं की जाएगी। यह कमी मानव अधिकार आयोग की एक बड़ी कमी कही जा सकती है, क्योंकि यहां पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मानव अधिकार के उल्लंघन को दूर किया जाए, न कि उसकी समय सीमा पर दृष्टि रखी जाए। अगली कमी की यदि हम बात करें बच्चों, तो वो है समिति में राजनीति। जो भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने वाली समिति है, उसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, और इसके अलावा उसमें गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति विपक्ष का नेता, ऐसे सारे के सारे मंत्रीगण उसमें उपस्थित। और ऐसी परिस्थिति में उस चयन समिति में एक राजनीतिक माहौल बन जाता। हर पार्टी जो सत्ता में है कोशिश करती है कि उन लोगों को, उन व्यक्तियों को अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्त किया जाए जो उनसे, उनके हितों के लिए कार्य करने वाले। इस परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से कार्य करना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए एक चुनौती बन जाता है। और जिस पारदर्शिता की उम्मीद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी वैधानिक संस्था से की जाती है, वह पारदर्शिता यहां देखने को नहीं मिलती। तो ये कमियां बच्चों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को टूथलेस टाइगर के समान बना देती कि देखने के लिए तो आयोग इतना बड़ा है जो हमारे मानव अधिकारों के उल्लंघन पर हमें उपचार प्रदान करवा सकता है, किंतु यदि हम उसका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम यह पाएंगे कि उसकी स्थिति ऐसी है जिसमें कई सारी कमियां हैं जो कि उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बच्चों, अब बात करते हैं मानव अधिकार आयोग के संबंध में कुछ सुझाव, और सबसे पहला सुझाव है संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता। कुछ विचारकों का यह विचार रहा है कि यदि राजा का खुद का परिवार नहीं होगा तो वह प्रजा के और उसके परिवार के कष्टों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने उस कष्ट को महसूस ही नहीं किया होगा। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में केवल किसी सरकारी महकमे के पदस्थ या रिटायर्ड व्यक्ति को ही अपॉइंट किया जाएगा, तो इस स्थिति में वो आम जन के मानव अधिकार के उल्लंघन के कष्ट को नहीं समझ सकेगा। और यदि उस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सदस्यों के रूप में कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जाए जो आम नागरिकों के बीच के हों, तो इस दशा में वे ज्यादा बेहतर तरीके से आम नागरिकों की समस्याओं को समझ सकेंगे और उनका निवारण कर सकेंगे। दूसरी बात बच्चों, चयन समिति में बदलाव। जिस चयन समिति में केवल राजनीतिज्ञों का ही बोलबाला है, या मैं यूं कहूं जिस चयन समिति का अध्यक्ष और सदस्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंत्री ही है, उसमें यदि सिविल सोसाइटी के सदस्यों को भी स्थान दिया जाए तो इस परिस्थिति में वे लोग
आम जन के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को दूर करने के लिए बेहतर तरीके से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकेंगे। और इस कारण से जिस उद्देश्य से मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है वह उद्देश्य और अधिक सफल रूप से प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही बच्चों एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि कुछ प्रावधान निरस्त किए जाए। कौन से प्रावधान? जैसे समय अवधि निरस्त की जाए। मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर एक उचित समय में जो भी शिकायत फाइल की जाती है उस शिकायत की सुनवाई की जाए। ये 1 वर्ष जैसा समय अवधि का जो प्रावधान है इसे रिपील यानी निरस्त किया जाए। ऐसा कोई प्रावधान न रखा जाए। हाँ, ऐसा जरूर किया जा सकता है कि यदि कोई देरी हुई है तो उस देरी का पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए, किंतु फिर भी 1 वर्ष की अवधि के बाद भी मामले आने पर उन्हें सुना जाए और आवश्यक होने पर उनमें उपचार प्रदान किया जाए। साथ ही साथ बच्चों सरकार की बाध्यता का भी एक सुझाव यहां दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अपनी जांच के बाद जो भी रिपोर्ट पेश की गई और उन रिपोर्ट्स में जो भी सिफारिशें सरकार से की गई, सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य हो अथवा सरकार यह बताए कि उन सिफारिशों को क्यों नहीं माना जा। इस तरीके से कार्य करने से मानव अधिकार आयोगों द्वारा की गई जांच को अधिक मजबूती प्रदान हो। कई बार ऐसा होता है कि मानव अधिकार आयोग जांच करते वक्त ही इस तरह की दिमाग में धारणा बना लेते हैं कि ठीक है, इससे क्या होना है, आगे जाकर हो सकता है सिफारिश मानी भी न जाए। किंतु जब यहां पर प्रावधान ऐसे होंगे कि आपने जो भी सिफारिश की है वह मान्य होगी अथवा उस पर चर्चा होगी, तो इस परिस्थिति में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अधिक बेबाकी से अधिक पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं, जिसमें प्रारंभ में आप मानव अधिकार के इतिहास और मानव अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान दें, फिर उसकी भूमिका जिन्हें आप कार्यों के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं वे बताएं, टूथलेस टाइगर के रूप में उसकी कमियों का वर्णन करें और साथ ही साथ अपनी ओर से कुछ सुझाव देकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी संस्था को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान दें।